अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। इसको एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया। वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है तो उसके लिए हम उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल बना लेते हैं और जितने भी इसके अंदर इसके सबसेट्स होंगे उनको हमने ओवल शेप में या सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हों, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, लेट्स सपोज कि वो 1 2 3 से लेके अप टू 10 तक है, और हमारे पास एक सेट ए है जिसको हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि वो 1 2 3। तो देन हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हम इसको कह देते हैं कि ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। इसको हम यहाँ पे ए के तौर पे लेबल कर देते हैं, और जो ये यूनिवर्सल सेट है इसको हम यू के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब बारी आएगी इनके नंबर्स लिखने की कि नंबर्स किस तरह से लिखे जाएंगे। तो जो सबसेट के पार्ट्स हैं यानी कि 1 2 3 जो ए से बिलोंग करते हैं उनको हम ए के अंदर लिखेंगे, जैसे 1 2 एंड 3, और बाकी जो नंबर्स हैं वो ए से आउटसाइड हैं, वो ए के अंदर मौजूद नहीं हैं, बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो मौजूद हैं, लिहाजा वो ए से बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी कि रेक्टेंगल में लिखे जाएंगे। जैसे कि वो 4 5 6 7 8 9 10, यूं इस तरह से हमने एक सेट को जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है उसको हमने प्रेजेंट किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त हम एक से ज़्यादा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसकी तीन डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं कि या तो वो सेट्स जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं होता और उनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट होता है। जैसे आप इस सेट ए को देखें और सेट बी को देखें तो सेट ए में 1 3 5 हैं इसके एलिमेंट्स, यानी कि सारे ऑड नंबर्स हैं, और सेट बी के अंदर तमाम इवन नंबर्स हैं 2 4 6, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स जो होते हैं उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट की रेक्टेंगल के अंदर दो ओवल शेप बनाई जाती हैं और वो दोनों अलग अलग बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ए है और ये बी है, दोनों हमने अलग अलग सर्कल्स बनाए और इनके अंदर इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स जो है ना वो लिखे जाएंगे। जैसे ए के अंदर 1 3 एंड 5 आ जाएगा और बी के अंदर 2 4 एंड 6 लिखा जाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग सेट्स को देखें तो देखें ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो। जैसे ये देखें जी, सेट ए जो है वो 1 2 3 4 है और सेट बी जो है वो 2 4 6 8 है, तो इसके अंदर ये 2 जो है ये भी कॉमन है और ये 4 जो है ये भी कॉमन है। यानी अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो 2 एंड 4 आएगा। तो जिसका इंटरसेक्शन नल सेट ना हो वो एक ओवरलैपिंग सेट होता है। तो इनको प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो ये है कि हम दो सर्कल्स बनाते हैं जो सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों। जैसे ये देखें, यानी कि सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एरिया ज़रूर हो। अच्छा, इसमें देखें चूंकि यूनिवर्सल सेट 1 टू लेके 10 तक है तो फिर हमने इनके तमाम एलिमेंट्स को अगर लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। जो ए और बी में कॉमन है जैसे कि 2 एंड 4 वो लिखे जाएंगे कॉमन एरिया के अंदर, जैसे 2 एंड 4। और उसके अलावा जो ए के हैं, ओनली ए के हैं, वो कॉमन नहीं है, जैसे 1 और 3 उसको हम इधर लिखेंगे 1 एंड 3। और जो सिर्फ और सिर्फ बी के हैं जैसे 6 और 8 वो इधर लिखे जाएंगे। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स रह गए वो हम कहाँ लिखेंगे। वो ए का भी पार्ट नहीं है और वो बी का भी पार्ट नहीं है, तो देन हम उनको ए और बी से बाहर लेकिन यू की रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 तो मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, 5 को हम इधर कहीं बाहर लिख सकते हैं।
और उसके अलावा 6 मौजूद है बी के अंदर, 7 दोनों में नहीं है, वो 7 हम लिखेंगे। 8 बी के अंदर मौजूद है बट 9 और 10 मिसिंग है, तो 9 और 10 यहाँ लिखे जाएंगे। इसी तरह से इधर भी डिसजॉइंट सेट्स के भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 to 6 तक तो दोनों ए और बी में आ गए, तो बाकी जो 7 8 9 10 है उसको हम बाहर लेकिन रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। जी, तीसरी फॉर्म है इसकी सबसेट की। तो देखें सबसेट में जो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है, इसमें बी सबसेट है ए का, तो बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, दोबारा सुने, बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, वो ए से बिलोंग करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के अंदर एक ए सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ओवल से, और इस ए के अंदर एक और बी सेट की ओवल बनाएंगे। इस तरह से फिर हम इसके सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बी सबसेट के नंबर्स हैं, जैसे 2 और 3 है, वो बी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम लेबल भी कर सकते हैं एज बी यहाँ पर। और इसके अलावा जो बाकी जो 2 और 3 के अलावा ए के एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे 1 and 4, 1 and 4, ये इसको हम ए लेबल कर देते हैं। और इसके अलावा ये 1 2 3 4 के अलावा जो बाकी हैं 5 6, इनको हम यू के अंदर लेकिन ए और बी से बाहर लिख देंगे, 7 8 और 9 और 10। तो ये वेन डायग्राम्स हैं सेट को प्रेजेंट करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बेसिक सेट ऑपरेशंस देखते हैं कि वेन डायग्राम में किस तरह से की जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दो सेट्स का यूनियन किस तरह से लेना है। तो चूंकि यूनियन में हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों को हम इसमें शामिल करते होते हैं। तो लिहाजा फिर अब उन दोनों को प्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का मेथड है, वो ये है कि हम दोनों को शेड कर दें और शेडेड रीजन ही उसका आंसर होगा। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ए यूनियन बी को प्रेजेंट करें वेन डायग्राम के ज़रिए से, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों के एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, सेट ए का भी तमाम एरिया और सेट बी का भी तमाम एरिया, उसको हम शेड कर देंगे, और ये जो इसका शेडेड रीजन होगा ये इसका आंसर होगा, यानी कि वो तमाम नंबर जो इसके अंदर लिखे जाएंगे। जी, तो इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि जो इनका एरिया कॉमन है हम सिर्फ उसको शेड करते हैं, और वही पार्ट जो है वो इसके आंसर में शामिल होता है। ठीक है जी, तो ए यूनियन बी में हमने सारे को शेड किया था, जबकि ए इंटरसेक्शन बी में हम सिर्फ ओवरलैपिंग सेट्स का जो कॉमन एरिया है हम उसको शेड करते हैं। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं वेन डायग्राम में दो ओवरलैपिंग सेट्स में। देखें, हमने जब ए डिफरेंस बी करना है, तो आपको मैंने ये ऑपरेशन करते हुए बताया था कि इसका मतलब ये है कि ए बट नॉट बी। तो अब हमने ए का वो एरिया इंक्लूड करना है जो बी के अंदर नहीं है, यानी ए के शामिल कर देने हैं। ए का तमाम एरिया जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन वो एरिया जो बी के अंदर शामिल है वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ए नॉट बी। ओके, तो नॉट इन बी वाला एरिया उसको हम अनशेडेड रखेंगे। तो यही जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए डिफरेंस बी को। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अब देखें, ये ग्रीन में जो शेड मैंने किया है ये ए डिफरेंस बी को शो करने के लिए है। अब जो अगर हम बी डिफरेंस ए को प्रेजेंट करना चाहें, तो देन हम क्या करेंगे, हम बी का एरिया इंक्लूड करेंगे और ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि बी बट नॉट ए। ठीक है जी, तो ये जो बी डिफरेंस ए है ये क्या शो कर रहा है, बी बट नॉट ए। जी स्टूडेंट, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब है कि यूनिवर्सल डिफरेंस ए,
यानी कि हमने यूनिवर्सल के एलिमेंट्स शामिल करने हैं बट ए के शामिल नहीं करने। तो फिर ए को छोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ए है तो हमने ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है उसको हमने शेड करना है। ठीक है। अच्छा, आप इसको शेड के लिए लाइंस भी लगा सकते हैं और इसमें आप कलर्स भी कर सकते हैं या डॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। बस ये वाजे ही करना होता है कि ये वाला एरिया जो है वो हमारे आंसर में शामिल है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला एरिया शामिल है। और जिसको शेड नहीं किया गया होगा उसको समझा जाएगा कि वो शामिल नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट हम सेट्स को उसी तरह से ही करते हैं वेन डायग्राम में, एक ही मेथड है प्रेजेंट करने का सबको, लेकिन जो इसकी शेडिंग है वो इसके ऑपरेशंस को बता रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने ये दो सेट्स ले लिए, एक सेट ए और एक सेट बी, दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि हमने यूनिवर्सल से ए को माइनस करना है, तो उसी तरह से बाकी तमाम एरिया, बेशक वो बी वाला भी शामिल हो जाए उसमें, बट हमने ए को इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो देन फिर जो नॉट ए होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। तो ये मैंने अगर एक सेट गिवन हो उसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसका मेथड भी आपको बता दिया, और अगर दो सेट्स गिवन हो और उन दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसका मेथड भी आपको मैंने बता दिया। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डिमॉर्गन लॉज को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए से, या उनको हम प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें, डिमॉर्गन का एक लॉ ये है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें, पहले अगर हम ए यूनियन बी को देखें ना, जस्ट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को हम प्रेजेंट करते हैं ए और बी का जो टोटल एरिया है, कंबाइंड एरिया, हम उसको शेड कर देते हैं। तो अगर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो इसका क्या मतलब होगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि हमने ए यूनियन बी को शामिल नहीं करना, यानी कि नॉट ए यूनियन बी, तो वो होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करना है तो फिर उसमें हम तमाम एरिया शामिल करेंगे जिसमें ना तो ए हो और ना उसमें बी हो। तो ये एरिया जिसको अब पिंक से शेड किया जा रहा है, ये एरिया कहलाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे, समझ आ गई आपको? अब देखें, इसी तरह से अगर हम इसको अब फिगर नंबर 1 कह लेते हैं, ये हमारे डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, उसमें देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, चलें ग्रीन कलर के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट ए, ठीक है जी, तो हमने बाकी सारे एरिया को ग्रीन से शेड कर देना है। सिर्फ जो ए का एरिया है वो हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड होगा, हम उसको टच नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी सारा एरिया जिसके अंदर ये सेट बी भी शामिल है, सारे को हम शेड कर देंगे। सिर्फ ए को हमने शेड अगर नहीं किया तो वो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बी के कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करने के लिए मैं रेड कलर को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर सेम कलर भी यूज़ कर रहे हैं तो जो क्रॉस लाइंस होंगी वो उस एरिया को डिफाइन तो कर ही देंगी। हम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर लेते हैं। चलें, ये देखें बच्चों, अब बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, हमने नॉट बी, यानी कि वो एरिया जो बी के अंदर है, बी के अंदर वाला एरिया है, उसको हमने शामिल नहीं करना, बाकी टोटल एरिया जो है वो शामिल हो जाएगा। ले जी, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेना चाहें तो देन इसका मतलब ये होगा कि वो एरिया जिसमें रेड भी शामिल है,
जिसमें ग्रीन भी शामिल है। जहां दोनों लाइंस इकट्ठी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो इनका कॉमन एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो फिर उस एरिया को हम जस्ट शेड करेंगे, यानी कि ये देखें ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये दूसरी फिगर बनाई, अदरवाइज़ ये इससे भी वाज़े हो रहा है और एग्ज़ाम में आप इसी को बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन अब देखें ग्रीन और रेड का जो कॉमन एरिया है वो वही है जो मैंने ये पिंक से शो किया है, तो लिहाजा ये दोनों डायग्राम्स जो है ना वो देखें एक दूसरे के इक्वल हो गई, यानी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, इसी तरह से डी मॉर्गन का दूसरा जो लॉ है वो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें बच्चों, अगर हम जस्ट ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना चाहें, ओनली एंड ओनली ए इंटरसेक्शन बी को, तो वो तो ए और बी का कॉमन एरिया होगा ये वाला। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होगा कि वो एरिया जो अभी मैंने आपको ऊपर शेड करके बताया वो शामिल नहीं होगा, बाकी सारा एरिया शामिल होगा, यानी कि नॉट ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जी बच्चों आपको ये समझ आ गई इसकी कि ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से प्रेजेंट किया। तो ये हमारी फिगर नंबर 1 है। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड को प्रेजेंट करने के लिए उसी तरह से अब हमने देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से मैं ग्रीन लाइंस के ज़रिए से प्रेजेंट करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, तमाम एरिया शामिल और बट ए शामिल नहीं। ठीक है, तो सारे एरिया को ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने शेड कर दिया। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर दिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए मैं रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ और वर्टिकल लाइंस लगा लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से होगा जस्ट, लेकिन यहाँ अब एक डिफरेंस है, ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं यूनियन का। तो यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि रेड और ग्रीन। तो चाहे रेड लाइन वाला एरिया है या ग्रीन लाइन वाला एरिया है, यूनियन में दोनों एरियाज हमने शामिल करने हैं। सिर्फ उस एरिया में शेड नहीं होना जहां पर कोई भी लाइन ग्रीन या रेड मौजूद नहीं है शेडिंग वाली। ठीक है, तो वो तो सिर्फ ए और बी का दरमियाना एरिया ही है, उसके अलावा बाकी सारे का सारा एरिया शेड हो जाएगा और ये फिगर वही बिल्कुल आ जाएगी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखे तो आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, यानी कि कॉमन एरिया को शेड नहीं करना, उसके अलावा बाकी सारे एरिया को शेड कर देना है। ठीक है, तो देखें जी फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 इक्वल है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।